जब वो सीईओ वाइफ मुझे देखती है तो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स छोड़कर उसकी कंपनी के ह्यूज ग्रुप के खिलाफ पूरा कॉन्फ्रंटेशन करने के लिए तैयार होता हूं, जिस पर उसे अचानक एहसास होता है कि उसका हस्बैंड मैं ही हूं और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है। लेकिन जैसे ही वो डिवोर्स पेपर देखती है जो मैं उसे देता हूं, वो एकदम फ्रीज हो जाती है, जिस पर लिखा होता है कि मैं एम्प्टी हैंड्स चला जाऊंगा, यहां तक कि चाइल्ड कस्टडी भी छोड़ दूंगा। हमारी मैरिज कब से सिर्फ नाम की रह गई है और मैं इसे अब और कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूं। जिस पर मैं कहता हूं साइन कर दो, ये हम दोनों के लिए बेहतर है। तुम और तुम्हारी मॉम दोनों चाहती हो कि होंगताओ कान्यन तुम्हारा सन इन लॉ बने, तो मैं खुद ही उसके लिए जगह छोड़ देता हूं। ये कहकर मैं उस केज से बाहर निकल जाता हूं जिसे फैमिली कहा जाता है। जिसके बाद मुझे लगता है कि वो समझदारी दिखाएगी और डिवोर्स साइन कर देगी, लेकिन वो फिर से उसे फाड़ देती है। मैं बचपन से ही सू ग्रुप में सन इन लॉ बनने के लिए पाला गया था और 20 साल की एज में मेरी शादी यिनशिन से हो जाती है। फिर 22 साल की एज में हमारा एक बेटा होता है, चेन यी। वो बिल्कुल तोथन वियन जैसा है, हमेशा क्वाइट रहता है और कभी खुद से मेरे पास नहीं आता। लेकिन कल रात पहली बार वो खुद मेरे पास आता है और कहता है, पापा, होंग टाओ अंकल मरने वाले हैं। उनकी लास्ट विश है कि वो मॉम से शादी करें। क्या आप मॉम से डिवोर्स कर सकते हो? जिस पर उस मोमेंट में मैं पूरी तरह टूट जाता हूँ और सोचता हूँ कि अब बस डिवोर्स ही सही है। सुबह ब्रेकफास्ट के समय मैं खुद तो जिनशिन को डिवोर्स पेपर देता हूँ और कहता हूँ कि मैंने सारी रात बेटे की बातों के बारे में सोचा है। अगर उसे होंगताओ कान्यन इतना पसंद है तो मैं कस्टडी भी छोड़ दे दूंगा। मैं एम्प्टी हैंड्स चला जाऊंगा। एसेट्स तुम बच्चे के नाम कर देना, उसे ही सपोर्ट मान लेना। जिस पर जिंगशिन हेवन कॉफी कप रखकर ऊपर देखती है और कहती है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे थे? मैं उसके कान में लगे ब्लूटूथ ईयरफोन को देखता हूं और समझ जाता हूं कि मेरी एक भी बात उसने नहीं सुनी। जिस पर मेरे अंदर एक हेल्पलेस फीलिंग उठती है, क्योंकि हर बार उससे बात करने पर मुझे यही इग्नोरेंस मिलता है। फिर मैं सीधे डिवोर्स पेपर के लास्ट पेज पर पलटता हूं और कहता हूं, साइन कर दो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिस पर वो मुझे देखती है और पेपर खोलने ही वाली होती है। तभी हमारा बेटा दौड़ता हुआ आता है और कहता है, मॉम जल्दी चलो, होंगताओ अंकल इंतजार कर रहे हैं। जिस पर मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूं और कहता हूं, पहले साइन करो। और तब वो फाइनली मेरी तरफ देखती है, जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना फोर्सफुल हो जाऊंगा। साइड में खड़ा बेटा उसे जल्दी करने को कहता रहता है, जिस पर वो कहती है, ठीक है, मैं साइन करती हूँ, और बिना कुछ पढ़े ही तुरंत साइन कर देती है। फिर दोनों जल्दी से वहां से चले जाते हैं और मैं उन्हें और नहीं देखता, बल्कि अपना नाम उसके सिग्नेचर के पास लिख देता हूँ। मेरी और टोथन हियन की नेम्स इस लाइफ में 2 बार साथ आती हैं। पहली बार मैरिज सर्टिफिकेट पर और दूसरी बार इस डिवोर्स पेपर पर, जिस पर साइन करने के बाद भी मेरा हाथ हल्का सा कांपता रहता है। इसके बाद मैं पेपर्स को लॉयर को भेज देता हूँ और ऊपर जाकर अपना सामान पैक करने लगता हूँ, जिस पर क्लोजेट भरा हुआ होता है, लेकिन उसमें एक भी कपड़ा ऐसा नहीं होता जो मुझे पसंद हो, और उसे इसका कभी एहसास भी नहीं हुआ। 16 साल की एज से पहले मैं केयर फ्री था, हंसता था, बंजी जंप करता था, रेसिंग पसंद करता था। लेकिन शादी के बाद मुझे रूल्स फॉलो करने के लिए मजबूर किया जाता है। हम्बल और जेंटल बनने को कहा जाता है, क्योंकि सो फैमिली को सिर्फ एक परफेक्ट सन इन लॉ चाहिए था। लेकिन इतना सब करने के बाद भी मुझे सिर्फ उसके फ्रेंड्स की मॉकिंग मिलती है। वो कहते हैं कि मैं फेक हूँ और होंगटाओ कायन और थायन ज्यादा परफेक्ट कपल हैं। ये सब सोचते हुए जब मैं उन कपड़ों को देखता हूँ जो कोटियन सिन्हा के हैं, तो मुझे अंदर से पेन फील होता है और नोजिया जैसा लगता है, जिस पर मैं बाथरूम में जाकर उल्टी करता हूँ। कुछ देर बाद जब मैं मिरर में खुद को देखता हूँ तो रियलाइज करता हूँ कि डिवोर्स लेना बिल्कुल सही डिसीजन है और मैं इस केज में और नहीं रहना चाहता। मैं बाहर निकलकर फिर से खुद बनना चाहता हूँ। फिर मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करता हूँ कि वो मुझे लेने आए, क्योंकि सो फैमिली मेरा घर नहीं है और कॉल फैमिली ने भी शादी के बाद मुझे इग्नोर कर दिया था, तो वो भी अब मेरा घर नहीं रहा। मेरा फ्रेंड जल्दी ही आता है और कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, आज तेरा बर्थडे है और तू यहाँ क्या कर रहा है? पिछले हफ्ते तो तूने कहा था कि वाइफ और बेटे के साथ सेलिब्रेट करेगा। जिस पर मैं शॉक्ड होकर फोन निकालता हूँ और चैट हिस्ट्री देखता हूँ और पता चलता है कि मैंने सच में रेस्टोरेंट बुक किया था और तोन ह्यून को इनवाइट भी किया था, लेकिन उसने अब तक रिप्लाई नहीं किया। पहले शायद मुझे दुख होता, लेकिन अब मैं नम हो चुका हूँ। जिस पर मैं फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट चला जाता हूँ, लेकिन जैसे ही हम बुकिंग कोड बताते हैं, मैनेजर ऑकवर्ड होकर कहता है कि आज पूरा रेस्टोरेंट तो मैडम ने बुक कर लिया है और वो अपने सन के साथ कॉटियन सिन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं और वो हमें डबल रिफंड देने की बात करता है। जिस पर मैं कहता हूँ कि रिफंड की जरूरत नहीं है, असली कॉटियन सिन है तो मैं हूँ। लेकिन जैसे ही हम हॉल के अंदर जाते हैं, हमें दूर से एक हैप्पी फैमिली की हंसी सुनाई देती है। हम देखते हैं कि जिंगशेन, हुइन और चेन यी होंग तोकांग नियन को बर्थडे विश कर रहे होते हैं, जिस पर वो कहते हैं आपको हर खुशी मिले, और बेटा कहता है होंगताओ अंकल आप मॉम से शादी करो और मेरे डैड बन जाओ। ये देखकर मैं उन्हें खुश बैठा देखता हूँ और नोटिस करता हूँ कि तोथान जिंगशिन की नजरें होंगताओ कानियन से हटती ही नहीं है और मेरा बेटा भी उसकी चेयर खींचता है, उसके कपड़े ठीक करता है।
5 साल की शादी में तॉन ह्यूएन को मेरा बर्थडे तक याद नहीं था, जिस पर मेरा फ्रेंड ये सब देखकर सह नहीं पाता और मुझे पानी देता है। फिर मैं उसे बताता हूँ कि मैंने डिवोर्स साइन कर दिया है, जिस पर वो तुरंत मुझे घर ले जाता है। मैं नहीं रोता, लेकिन वो रोने लगता है और गुस्से में तौ थान ह्यूएन को गालियां देता है और कहता है कि कॉनम थान भी अनग्रेटफुल है। वो कहता है कि 5 साल से मैं सिर्फ उन्हीं दोनों के लिए जी रहा हूँ, ना कोई काम ना सोशल लाइफ। मुझे बाहर बुलाना भी मुश्किल था, लेकिन जैसे ही तू थान हुएन कॉल करती थी, मैं बच्चे की तरह खुश होकर घर भागता था और उसके लिए सूप बनाता था। तेरा बेटा जब दूध छुड़ाते वक्त रोता था, तब तू पूरी रात जागकर उसे शांत करता रहता था। एक रात नहीं बल्कि कई रातों तक, जिस पर तू अपना दिल और सब कुछ लगा देता है और बदले में तुझे सिर्फ बिटर मिलता है। मुझे पता है अभी तू अंदर से बहुत टूट रहा है। अगर रोना है तो रो ले। जिस पर अपने बेस्ट फ्रेंड की बातें सुनकर मैं सिर पीछे करता हूँ, एक घूंट बियर पीता हूँ और सोफा पर टिक जाता हूँ। अब मुझसे रोया भी नहीं जाता, लेकिन मैं पहले बहुत बार रो चुका हूँ। जब तो माओ ने मुझे रूल सिखाने के लिए दबाया था, जब मैं तौथन ह्यूएन से दिल की बात करता था और वो इग्नोर कर देती थी, और जब मैं रात 12 बजे तक उसका इंतजार करता था लेकिन वो घर नहीं आती थी, तब भी मैं टूटता था। और जब चेन यी को रात में फीवर आता है, मैं उसे संभालता हूँ, उसे कॉल करता हूँ, लेकिन वो फोन काट देती है, जिस पर मैं फिर भी उम्मीद करता रहता हूँ कि कभी तो वो एक वाइफ हस्बैंड जैसा रिलेशन होगा, एक केयरिंग फादर और लविंग फैमिली बनेगी। लेकिन उन्होंने कभी मेरी तरफ देखा तक नहीं। 5 साल बीत जाते हैं और मुझे बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसके बाद नशे में मैं गहरी नींद में चला जाता हूँ और अगली सुबह अचानक तौथन ह्यूएन का कॉल आता है, जिसकी आवाज अभी भी स्लीपी और भारी लगती है। जिस पर वो पूछती है मेरा वो नेकलेस कहाँ है। मैं कैजुअली जवाब देता हूँ ड्रेसिंग रूम के पहले ड्रॉर में है। फिर वो पूछती है ईयरिंग्स कहाँ है, जिस पर मैं कहता हूँ उसके नीचे वाले ड्रॉर में है। ये सब बोलने के बाद अचानक मुझे रियलाइज होता है कि हम डिवोर्स लेने वाले हैं और मुझे अब ये सब करने की जरूरत नहीं है। जिस पर मैं उसे रिमाइंड करता हूँ कि मेड से साफ सफाई करवा लिया करें, आगे कुछ चाहिए हो तो उनसे पूछ लेना, क्योंकि हम जल्द ही डिवोर्स लेने वाले हैं और ऐसे कॉल करना ठीक नहीं है। ये सुनकर वो हल्का सा हंसती है और दूसरी तरफ ड्रॉर खोलने की आवाज आती है, जिस पर मुझे लगता है कि मैंने सब क्लियरली बोल दिया है और मैं कॉल काटने वाला होता हूँ। तभी वो ऑर्डर देती है कि दोपहर में सी फूड पॉरेज बनाकर कंपनी के ऑफिस भेज देना, और ये उसे ऐसे ऑर्डर दे रही थी कहकर वो कॉल काट देती है, जिस पर मुझे साफ समझ आता है कि डिवोर्स की मेरी बात उसने बिल्कुल नहीं सुनी और गुस्से में मेरे हाथ तक कांपने लगते हैं, जिस पर मैं तुरंत उसका नंबर ब्लॉक कर देता हूँ। इसके बाद सोचते हुए मैं चियन यी की स्कूल टीचर का नंबर भी ब्लॉक कर देता हूँ, लेकिन गलती से तो माओ को भी ब्लॉक कर देता हूँ। जिस पर जब मैं घर से बाहर निकलकर लंच के लिए जाता हूँ, वो मुझे रोककर जबरदस्ती कार में बैठा लेती है। फिर वो मेरे चेहरे पर फोटो फेंकती है, जिसमें तो थान ह्यूएन और होंग ताओ कानियन की क्लोज फोटोज होती हैं, और गुस्से में कहती है कि मैंने उसे डिसअपॉइंट कर दिया। उसने मुझे 16 साल की एज से ट्रेन किया, लेकिन मैं अपनी वाइफ का दिल नहीं जीत पाया। फोटो के शार्प एज से मेरी गर्दन कट जाती है और खून निकलने लगता है, जिस पर मुझे याद आता है कि जब मुझे सन इन लॉ चुना गया था, तब लोग मेरी लक से जेलस होते थे, लेकिन असल में मैंने उसी दिन अपनी फ्रीडम खो दी थी। 16 साल की एज से मैं सिर्फ परफेक्ट कॉटियन सिंह बनने के लिए जीता हूँ। दबाव इतना था कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जिस पर 12th में मैं जानबूझकर रिबेलियस बनता हूँ, रिलेशनशिप करता हूँ ताकि ये मैरिज टूट जाए। लेकिन तो थान ह्यूएन कुछ नहीं कहती। भले ही हमारी शादी को 5 साल हुए हैं, लेकिन मैं 10 साल से कंट्रोल हो रहा हूँ और अब मैं और नहीं सह सकता। जिस पर मैं साफ कहता हूं कि हमने डिवोर्स साइन कर दिया है, मैं कस्टडी नहीं ले रहा और एम्प्टी हैंड्स जा रहा हूं। अगर आपको पसंद नहीं तो कोई और सन इन लॉ ढूंढ लीजिए। ये कहकर मैं कार से उतर जाता हूं, जिस पर तो माओ शॉक्ड होकर एक पल रुकती है और फिर मेरा हाथ पकड़ लेती है, लेकिन मैं हंस पड़ता हूं और कहता हूं कि मुझे अब किसी चीज का डर नहीं है। सन इन लॉ बनना कभी मेरे लिए ऑनर नहीं था। फिर मैं अपनी स्लीव उठाता हूं और अपनी रिस्ट के पुरानी स्कार्स दिखाता हूं, जिस पर वो डर कर मेरा हाथ छोड़ देती है और मैं कहता हूं कि मैं कभी कोई टियन सिन बनना नहीं चाहता था और 10 साल तक हर रात मैं चिल्लाता था कि कोई मुझे बचा ले, लेकिन अब मुझे समझ आता है कि मुझे खुद ही खुद को बचाना होगा। ये कहकर मैं कार से उतरता हूं। इस बार वो मुझे रोकती नहीं, लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी अभी भी खत्म नहीं होती, जिस पर मैं अपनी रेड सुपर कार निकालता हूं और तेज स्पीड में ड्राइव करता हूं। लेकिन जैसे ही मैं क्रॉस रोड पार करता हूं, मेरी कार सामने से आ रही एक मर्सिडीज से टकरा जाती है, जिसका नंबर प्लेट फेमिलियर होता है और वो तो थान की कार होती है। दूसरी कार से उसका असिस्टेंट उतरता है और मुझे देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि सबको मेरी एक फिक्स्ड इमेज पता है कि मैं एक काम और सिंपल आदमी हूं। रेसिंग करना मेरे लिए अजीब लगता है। मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करता, बस इंश्योरेंस पेपर देता हूं और कहता हूं जितना डैमेज है बता देना, और सनग्लासेस पहनकर वहां से निकल जाता हूं। असिस्टेंट वापस जाकर तो थान ह्यूएन को बताता है कि दूसरी कार मैं चला रहा था, जिस पर वो बस ठंडे अंदाज में कहती है चलो, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
लेकिन 3 घंटे बाद हम फिर से मिलते हैं जब वो अपने पार्टनर के साथ रेसिंग ट्रैक पर आती है, जहां एक रेड रेसिंग कार फर्स्ट पोजीशन जीतती है और ड्राइवर जब उतरता है तो उसका टॉल और अट्रैक्टिव लुक सबका ध्यान खींचता है, जिस पर खुद जिंग शिंगह्यूएन भी इंप्रेस्ड हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो हेलमेट हटाता है, असिस्टेंट शॉक्ड होकर कहता है, ये तो कॉटियन सिन्हा है, जिस पर जिंग शिंगह्यूएन कुछ नहीं कहती, लेकिन आसपास की लड़कियों की नजरें उस पर देखकर वो हल्का सा अनकंफर्टेबल फील करती हैं। और मैं जब उसकी नजरों को नोटिस करता हूं तब भी मैं उसकी तरफ नहीं देखता, क्योंकि सालों से जब भी हम कैजुअली मिलते हैं वो मुझे ऐसे इग्नोर करती है जैसे मैं कोई स्ट्रेंजर हूं। इसलिए जब रेसिंग इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स हमें इंट्रोड्यूस करते हैं, मैं भी ऐसे बिहेव करता हूं जैसे मैं तो थान यूएन को जानता ही नहीं हूं, जिस पर लोग कहते हैं कि तोटोंग से मिलकर अच्छा लगा, लेकिन वो हमेशा की तरह कोल्ड एक्सप्रेशन बनाए रखती है और माहौल ऑकवर्ड हो जाता है। तभी होंग ताओ कानियन की आवाज आती है, थानो यूएन, काम खत्म हुआ या नहीं? अगर हो गया हो तो चलो कंपनी में लंच करते हैं। जिस पर मैं पीछे मुड़कर देखता हूं और उसी कार से उतरते हुए देखता हूं। वो आते ही तो थान हवेन की कमर पकड़ लेता है जैसे वहां कोई और है ही नहीं, और मुझे देखकर हल्की सी स्माइल भी देता है, जैसे उसे लगता है कि मैं उसका राइवल बनने के लायक भी नहीं हूं। जिसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं और आसपास के लोग कहते हैं कि तोटोंग काम पर भी होल्ताओ कानियन को साथ रखती है, उनका रिलेशनशिप सच में बहुत स्ट्रांग है। जिस पर उसका असिस्टेंट मुझे अजीब नजरों से देखता है, जैसे सोच रहा हो कि दुनिया में मुझ जैसा यूजलेस आदमी भी होता है। मैं कुछ नहीं कहता और सीधा रेसिंग ट्रैक से निकल जाता हूं और तुरंत लॉयर को कॉल करता हूं कि डिवोर्स सर्टिफिकेट कब मिलेगा, जिस पर वो कहता है कुछ दिन और लगेंगे। और मैं सोचता हूं कि 10 साल वेट कर चुका हूं तो 7 दिन और सही। लेकिन मेरा माइंड अभी शांत ही हुआ था कि जिंग शिंगह्यूएन की असिस्टेंट का कॉल आता है, जो पूछता है कि आप कब चीजें लेकर आएंगी, और बताता है कि स्कूल टीचर कह रही है आपका फोन रीचेबल नहीं है और बच्चे का हैंडमेड होमवर्क अभी तक नहीं पहुंचा। जिस पर मुझे याद आता है कि डिवोर्स की बात से पहले मैं मोबाइल में वीडियो देखकर उसके लिए नीडल और थ्रेड से हैंडमेड वर्क बना रहा था, और जब मैं घर से निकला था तब वो आधा ही बना था। मैं आसमान में उड़ती हुई फ्री क्लाउड्स को देखता हूं और सीधे कह देता हूं कि सी फूड पोरेज अब नहीं मिलेगा और आगे से मैं कुछ भी नहीं लाऊंगा, और कौन एम थान की बारी में भी अब मैं कुछ नहीं संभालूंगा, इसलिए मुझे कांटेक्ट मत करना। और ये कहकर मैं असिस्टेंट का नंबर भी ब्लॉक कर देता हूँ। दूसरी तरफ असिस्टेंट परेशान होकर तो थान्यून को बताता है कि मैंने कॉल काट दिया और अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, शायद मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है। जिस पर वो खुद फोन निकालकर मुझे मैसेज भेजती है, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन अगले ही मोमेंट रेड नोटिफिकेशन आता है कि वो अब मेरी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है, पहले रिक्वेस्ट भेजनी होगी। जिस पर असिस्टेंट चैट हिस्ट्री देखता है और नोटिस करता है कि लास्ट मैसेज भी 1 हफ्ता पुराना है। फिर वो कैजुअली कहता है कि जंग नायोन और सर का बर्थडे एक ही दिन है, यानी कल सर का भी बर्थडे था, क्या गिफ्ट नहीं देना चाहिए? जिस पर तोन जिंगशिन बिना इंटरेस्ट के कहती है, ध्यान नहीं दिया। असिस्टेंट को ये जवाब सुनकर भी हैरानी नहीं होती, क्योंकि चैट हिस्ट्री में वो कभी रिप्लाई नहीं करती। लेकिन फिर वो गुस्से में कहती है कि एक बर्थडे गिफ्ट भेज दो, तुम देख लो क्या सही रहेगा। असिस्टेंट जी मैडम कहकर बाहर निकल जाता है और गिफ्ट अरेंज करने लगता है। शाम को मुझे वही गिफ्ट मिलता है जो उसका असिस्टेंट ला कर देता है और कहता है कि ये तो टोम की तरफ से है, जिस पर मैं उसे लेने से मना कर देता हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि अब गिफ्ट देने का मतलब क्या है। बर्थडे तो गुजर चुका है और वैसे भी पिछले 10 साल से मेरी एक ही विश थी, फ्रीडम, और अब डिवोर्स के साथ वो विश वैसी भी पूरी हो रही है। जिस पर मैं सोचता हूँ कि इन 7 दिनों में हमारा कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। लेकिन तभी तो का मैसेज आता है। वो कहती है कि वो डिवोर्स में इंटरफियर नहीं करेगी, लेकिन जब तक डिवोर्स पूरा नहीं होता उसका ग्रैंडसन किसी भी तरह अफेक्ट नहीं होना चाहिए, जिस पर मुझे अजीब लगता है क्योंकि खुद बच्चे ने ही डिवोर्स के लिए कहा था। लेकिन उसके बाद वो लगातार मैसेज करती है कि वीकेंड पर मुझे वैसे ही मेन हाउस आना होगा और बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना होगा, क्योंकि जिंग शिन को भीड़ पसंद नहीं है। शादी के बाद हम दोनों मेन हाउस से अलग विला में रहते थे, लेकिन बच्चे के बाद हर वीकेंड हम उसे मेन हाउस लेकर जाते थे। और आज शुक्रवार है, जिस पर नॉर्मली मैं ही स्कूल से उसे लेने जाता हूँ। थाने जिंक्शन हमेशा बिजी रहती है, रात 10 बजे से पहले घर नहीं आती। लेकिन इस बार जब मैं मेन हाउस पहुंचता हूँ वो पहले से वहां होती है। मैं उसे इग्नोर करता हूँ और सीधे ऊपर जाने लगता हूँ, लेकिन वो मुझे रोक कर पूछती है, बर्थडे गिफ्ट पसंद आया? मैं उसे देखता हूँ और समझ जाता हूँ कि उसे ये भी नहीं पता कि मैंने गिफ्ट एक्सेप्ट ही नहीं किया। लेकिन ये भी कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वो मुझे हमेशा इग्नोर करती है। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता और बस हल्का सा सिर हिला देता हूँ। लेकिन तभी वो ऑर्डर देती है कि चेन यी होंग ताओ काना नियन के लिए प्रोटेक्शन चार्म बना रहा है, तुम जाकर उसे पूरा करने में हेल्प करो। ये सुनकर मुझे अंदर से झटका लगता है। क्या बर्थडे गिफ्ट के साथ ये कंडीशन भी आती है? जिस पर मैं बिना कुछ बोले उसे इग्नोर करता हूँ और ऊपर चला जाता हूँ। वो पीछे से बस देखती रहती है और कुछ नहीं कहती। ऊपर जाकर मैं देखता हूँ कि कुनिम थान डेस्क पर बैठा है और नाइफ से बहुत ध्यान से काविंग कर रहा है, और उसके सामने एक ऑलरेडी बना हुआ जार रखा होता है जिसे वो कॉपी कर रहा होता है। मेरे कदमों की आवाज सुनकर वो ऊपर देखता है, लेकिन तुरंत उस फिनिश्ड जार को उठा लेता है और कहता है, ये मॉम ने होंग ताओ अंकल के लिए बनाया है, आप इसे मत लेना।
जिस पर मेरा दिल जोर से दर्द करता है। जिस बच्चे को मैंने अपनी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, वो आज मुझे चोर समझ रहा है। जिस पर मैं उसे देखता हूँ और उसके चेहरे में यिंग शिन यिंग की झलक साफ दिखती है और अंदर से एक कड़वाहट उठती है। मैं धीरे से कहता हूँ, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कभी किसी का कुछ लेने की कोशिश नहीं की, और वैसे भी मैं और तुम्हारी मॉम जल्द ही डिवोर्स लेने वाले हैं और बहुत जल्द होंग ताऊ अंकल तुम्हारे नए डैड बन जाएंगे। कोयांसू, तुम एक बच्चे के सामने इस तरह उल्टा सीधा बोलते हो। जिस पर, क्या तुम अभी भी एक अच्छे फादर हो? ये शायद सबसे लंबी बात है जो जिंग शिन यूएन ने मुझसे कही है। जिस पर मैं मुड़कर उसके ठंडे चेहरे को सीधा देखता है, हल्का सा मुस्कुराता है। हाँ, मैं ही बुरा हूं। जिस पर तुम इसके लिए कोई अच्छा फादर ढूंढ लो। ये कहकर जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ बढ़ता हूं, तभी कोयाटू और जिंग शिन यूएन आगे आकर मेरा हाथ पकड़ लेते हैं, जिसकी आवाज अचानक भारी होकर वार्निंग जैसी लगती है। लेकिन तभी अचानक चेन यी का फोन घड़ी बज उठता है, जिसे सुनकर वो खुश होकर बोलता है, माँ, अंकल होंग ताऊ वीडियो कॉल कर रहे हैं। जिस पर अगले ही पल तोया थानी वेन मेरा हाथ छोड़ देती है और मैं उसे फोन उठाने जाते हुए देखता हूँ, जिसका चेहरा जो अभी तक ठंडा था अब मुस्कुराने लगता है। ये देखकर मुझे अचानक सब बेकार सा फील होता है। जिस पर बिना कुछ बोले मैं गेस्ट रूम में लौट जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। कमरा काफी पुराना है, जबकि जून का महीना है, फिर भी मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं किसी ठंडी जमीन के नीचे दफन कॉफिन में लेटा हूँ। लेकिन इसी बीच एक अजीब सी फेमिलियर शांति भी महसूस होती है। इसके बाद जब से मैंने तोया थानी वेन को डिवोर्स पेपर्स दिए थे, तब से मैंने अपने अंदर सब कुछ टूटने का माइंडसेट बना लिया था। उस रात सपना काफी कियोटिक था, लेकिन अगले दिन भी मेरी बॉडी क्लॉक मुझे सुबह 5 बजे जगा देती है। पहले इसी वक्त मैं उठकर तोथानीन और उसके बेटे के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करता था, जिस पर यीम अपनी भौहें सिकोड़ता है और तो मदर की धमकी याद करके नीचे जाने का फैसला करता है। लेकिन नीचे आकर पता चलता है कि तोथान हेनो थान हुएन और कोनियम थान सुबह ही बाहर जा चुके थे। सुना है कि वो जंग का नियॉन के साथ सनराइज देखने गए हैं, जिस पर मुझे ये सब बेहद मजाकिया लगता है। जो भी समझदार है वो देख सकता है कि उस बच्चे को मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। फिर भी तो मदर मुझे जबरदस्ती घर बुलाती है, जिस पर मैं बस सोचता है कि इस वीकेंड को समहाउ सहन करना है। इसके बाद मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे कॉलेज लेकर जाता है। बोलता है कि मूड ठीक करने के लिए कुछ खूबसूरत लड़कियों के साथ टाइम बिताते हैं। वहां की 18 साल की लड़कियां उन लोगों को खुश करना अच्छे से जानती हैं जो हर दिन भैया, अरे सुनो ना बोलकर इमोशनल वैल्यू देती रहती हैं। कुछ दिन उनके साथ घूमने के बाद मेरा मूड सच में काफी बेहतर हो गया था। जिस पर मेरा दोस्त मुझे चिढ़ाते हुए कहता है, क्या हुआ, मैंने तुझे दुनिया दिखाई, अब समझ आया ना ये लड़कियां कितनी अमेजिंग हैं? क्या अब भी जिंग शिन हुएन जैसी बूढ़ी औरत से प्यार करता है? जिस पर मैं सीधा बोलता है, खत्म हो गया। ये सुनकर वो और एक्साइटेड होकर कहता है, बस यही सही है, तुझे बहुत पहले डिवोर्स ले लेना चाहिए था। कौन नहीं चाहेगा किसी केयरिंग लड़की को उस कोल्ड हार्टेड टोथन हुएन के बजाय? तू किसी अच्छी ओबीडियंट लड़की से शादी कर, जिंदगी सेट हो जाएगी। मैं हंसते हुए उसकी बात में साथ देने ही वाला था, तभी पीछे से खांसी की आवाज आती है। जिस पर मुड़कर देखता है तो टोथन हेवन अपनी असिस्टेंट के साथ खड़ी होती है। मैं उसे इग्नोर करता है और दोस्त को लेकर जाने लगता है, लेकिन इस बार वो मुझे रोक लेती है। एक पार्टी है, तुम्हें मेरे साथ चलना है। ये कहकर वो मुझे बिना मौका दिए सीधा कार में खींच लेती है। कार में बैठकर भी मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड रहता है, क्योंकि मेरी यादों में तोथान हीविन हमेशा मुझे इग्नोर करती थी, जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन अभी उसका ये डोमिनेटिंग बिहेवियर मुझे सिर्फ बेडरूम में ही पहले देखने को मिला था। तभी वो अचानक बोलती है, यंतु, हमारे जैसे फैमिली में लव नहीं, कंपैटिबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जिस पर मैं कुछ सेकंड के लिए रुकता है, फिर समझ जाता है कि वो मेरे दोस्त से कही बातों का जवाब दे रही है। जिस पर मैं गुस्से में हंसता है, तो मतलब प्यार मायने नहीं रखता, केयरिंग होना भी जरूरी नहीं, बस तुम्हारे हिसाब से कंपैटिबल होना मतलब मैं चुपचाप सब सहता रहूं। ये सुनकर तोन हुएन कुछ सेकंड मुझे देखती रही, लेकिन कुछ नहीं बोलती है। जिस पर अब मैं उसके इमोशन समझने की कोशिश भी नहीं करता। इसके बाद जब हम क्लब पहुंचते हैं, तब पता चलता है कि ये सिर्फ उसके दोस्तों की गैदरिंग है। पहले वो मुझे कभी ऐसी जगह नहीं लाई थी, और सच कहूं तो मुझे उसके दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं आते, क्योंकि वो हमेशा मुझे नीचा दिखाते हैं, पपेट कहते हैं। इसलिए पूरे टाइम मैं बस चुपचाप बैठकर थोड़ा शराब पीता है और बाद में थोड़ा नशा होने पर वॉशरूम चला जाता है। जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ, पीरे अब पीछे से कोई पूछता है, आज तुम्हारा हस्बैंड ना मुस्कुरा रहा है ना तुम्हारी सुन रहा है, क्या बात है? जिस पर दूसरा कहता है, बाहर तो सब कह रहे हैं कि तुम लोग डिवोर्स लेने वाले हो। जिस पर जिंग शीन हुएन सीधा बोलती है, किसने कहा मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ? एक बार शादी हो गई तो मेरा हस्बैंड जिंदगी भर को यंतु ही रहेगा।
ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, जिस पर एक दोस्त कहता है, तुम सीरियस हो? लेकिन वो बस उसे देखती है, कुछ नहीं बोलती है। फिर वही दोस्त कहता है, याद है होंग टाओ डायरेक्टर की वाइफ? उसने भी अपने हस्बैंड को इग्नोर किया था, कंपनी में भी आने नहीं दिया और आज तक उसे वापस नहीं पा सकी। अगर तुमको ये यांतु के साथ रहना चाहती हो तो थोड़ा ध्यान रखना सीखो, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा। जिस पर वो बस ठंडे लहजे में कहती है, वो ऐसा नहीं करेगा। उसी समय वॉशरूम में मुझे लॉयर का मैसेज मिलता है, मिस्टर कॉयंटोर, आपका डिवोर्स सर्टिफिकेट तैयार है, आप कभी भी आकर ले सकते हैं। ये सुनते ही मैं तुरंत टैक्सी लेकर लॉयर ऑफिस पहुंचता हूं और उस सर्टिफिकेट को बार बार देखता रहता हूं, क्योंकि आखिरकार आज मैं इस नरक जैसे तो फैमिली से आजाद हो गया हूं। इसके बाद बाहर निकलते ही मेरा दोस्त सेलिब्रेशन के लिए मुझे एक स्ट्रीट फूड मार्केट में ले जाता है, जहां मिल्क टी, बीबीक्यू, आइसक्रीम सब कुछ मिलता है। जिस पर वो बोलता है, जो खाना है खा। खाने की खुशबू और धुएं के बीच मैं पहली बार जिंदगी का टेस्ट महसूस करता हूं और उस रात हम बियर पीते हैं, जोर जोर से हंसते हैं और आखिर में मेरी हंसी आंसुओं में बदल जाती है, क्योंकि 10 साल का दबाव आखिर खत्म हो गया था, शायद बहुत दिनों से दबा हुआ था। जिस पर मैं अपनी बेटी चेन यी का नंबर ब्लैकलिस्ट से निकालकर उसे कॉल करता हूं। फोन कनेक्ट होते ही मैं आंखों में आंसू लेकर बोलता है, चेन यी, चाहे तुम मुझे पसंद करो या नहीं, मैं तुम्हारा रियल फादर हूं। जब तुम बीमार होते थे तो तुम्हारी देखभाल मैं करता था, तुम्हें पढ़ाता भी मैं था। लेकिन जिस दिन तुमने होंग टाओ का नानियन के लिए एक आउटसाइडर के लिए मुझे बुरा कहा, वो अब तुम्हारा फादर नहीं रहा और तुम भी मुझे फादर मत बुलाओ, तुम उसके लायक नहीं हो। जिस पर फोन की दूसरी तरफ से तोठिन हुइन की ठंडी आवाज सुनाई देती है। सोयंतु, तुम क्या बोल रहे हो? ये सुनकर मैं एक पल के लिए रुक जाता हूँ और समझ जाता हूँ कि बच्चा उसके साथ ही है, जिस पर मैं तुरंत ताना मारते हुए हंसता हूँ। तो मैडम, अगर तुम्हारे पास मुझे सिखाने का टाइम है तो अपने बेटे को ठीक से संभाल लो। क्या तुम्हें पता है, तुम्हारा बेटा मुझे कहता है कि मैं तुमसे डिवोर्स लेकर होंग टाओ खाना नियन के लिए जगह छोड़ दूं। जिस पर मैं आगे बोलता हूँ, मजेदार बात यह है कि मैंने तुम सबकी ये विश पूरी कर दी। ये कहकर मैं फिर से चेन यी का नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल देता हूँ। इसके बाद अगली सुबह मैं सीधा विदेश की फ्लाइट बुक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कल मैं थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो गया था और जैसे ही डिवोर्स की बात बाहर जाएगी तो फैमिली मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। शायद मुझे मजबूर करके घुटनों पर झुका दे और तोनन हुयन से फिर शादी करने को बोले, या किसी दूसरी रिच फैमिली में मेरी शादी फिक्स करने की कोशिश करें। जिस पर मैं फैसला करता हूं कि मुझे इस शहर से भागना होगा और कभी वापस नहीं जाना होगा। आना है। दोस्तों से गुड बाय बोलकर मैं अपना सामान पैक करता हूं और घर से बाहर निकलता है। लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंचता हूं, सामने तो थानी हेन की कार खड़ी दिखती है, जिसमें से वो चेन यी के साथ उतरकर मेरी तरफ आती है। जिस पर वो बच्चे से कहती है, चेन यी, अपने फादर से सॉरी बोलो। ये सुनकर बच्चा अपना छोटा सा चेहरा नीचे करता है, कपड़े पकड़कर धीरे से बोलता है, पापा सॉरी, मैंने आपको डांटा, मैंने गलत कहा कि आप और मां डिवोर्स ले लो, मुझे माफ कर दो। जिस पर मैं शांत होकर बोलता हूं, सॉरी की जरूरत नहीं है, जो कुछ छोड़ना था मैं सब छोड़ चुका हूं, अब कुछ भी बाकी नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं ये बोलता है, जिंग शीन युएन खुद बोल पड़ती है, मैंने चेन यी को अच्छे से नहीं सिखाया, इसमें मेरी भी गलती है। ये सुनकर मैं थोड़ा चौंक जाता हूं, क्योंकि मैंने कभी उसे खुद से सॉरी बोलते नहीं देखा था। लेकिन जो डैमेज हो चुका है, क्या एक सॉरी से सब ठीक हो सकता है? इसी बीच मुझे याद आता है कि मेरे पास एक चीज है जो मैं ओरिजिनली एयरपोर्ट से कुरियर करने वाला था। जिस पर वो सीधा कहता है, टोना हैन, अगर तुम्हें सच में गिल्ट है तो मुझे एयरपोर्ट छोड़ते को छोड़ दो। जिस पर वो पूछती है, तुम कहां जा रहे हो? और वो जवाब देता है, क्या मेरा खुद का कोई काम नहीं हो सकता? ये सुनकर वो पहली बार थोड़ा कंफ्यूज्ड पर दिखती है, लेकिन मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसी ने मुझे इस केज में डाला था और अब वही मुझे यहाँ से विदा करे, यही सही है। इसके बाद पूरे रास्ते हम दोनों चुप रहते हैं और एयरपोर्ट पहुंचने से पहले मैं उसे एक छोटा सा बॉक्स देता है, ये आखिरी गिफ्ट है। जिस पर वो थोड़ा रुकती है, लेकिन फिर भी ले लेती है और धीरे से बोलती है, थैंक यू। तभी चेन ही पूछता है, मेरे लिए क्या है? जिस पर मैं कहता हूं, तुम्हारा भी उसी में है। फिर मैं आगे बोलता है, इसी 1 घंटे बाद खोलना। इसके बाद वो रेयर तरीके से मुझे कहती है, जल्दी वापस आना। जिस पर मैं बस मुस्कुराता हूं, कुछ नहीं बोलता और मुड़कर चला जाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, मुझे अपनी फ्रीडम ढूंढनी है। तो हान मेरी पीठ को जाती हुई देखती रहती है और उसके दिल में एक अजीब सा फीलिंग उठने लगता है। जिस पर वो तुरंत बॉक्स खोलना चाहती है, लेकिन चेन यी उसे रोक देता है। माँ, हमने प्रॉमिस किया है 1 घंटे बाद खोलेंगे। इसके बाद 1 घंटे तक वो
वो कुछ भी काम में फोकस नहीं कर पाती, बार बार उस बॉक्स को देखती रहती है और आखिरकार टाइम पूरा होने पर को निमथान जल्दी से बॉक्स खोलता है। माँ, इसमें क्या है? जैसे ही बॉक्स खुलता है तो थाने हुएन मुड़कर देखती है और अंदर सिर्फ एक डिवोर्स सर्टिफिकेट रखा होता है। बच्चा उसे देखकर पूछता है, माँ ये क्या है? ये तो गिफ्ट होना चाहिए था। जिस पर तोन हुएन का दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। वो तुरंत बॉक्स छीन लेती है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। अंदर रखा वो लाल सर्टिफिकेट उसे ऐसे दिखता है जैसे कोई इंसान जो हमेशा घर में था लेकिन जिसे हमेशा इग्नोर किया गया। जिस पर उसके दिल में अचानक डर पैदा होता है और वो गहरी सांस लेकर उसे खोलती है। जैसे ही उसमें अपना और को युंतु का नाम देखती है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वो जोर से उसे बंद कर देती है। इसके बाद वो तुरंत मुझे कॉल करने जाती है, लेकिन याद आता है कि मैं फ्लाइट में हो सकता हूँ। जिस पर वो गुस्से में असिस्टेंट को कॉल करती है, अभी पता लगाओ कि वो कहाँ गया है और उसे तुरंत वापस लाओ। फिर वो आगे बोलती हैं, और ये भी पता करो कि ये डिवोर्स सर्टिफिकेट किसने बनाया। बिना एग्रीमेंट, बिना कोर्ट के ये कैसे पॉसिबल है? उसकी आवाज में गुस्सा और डर दोनों होता है जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाती। जिस पर दूसरी तरफ असिस्टेंट डर जाता है क्योंकि उसने उसे कभी ऐसे नहीं देखा था। इसके बाद को तुंगक्वान ऑफिस में इधर उधर घूमती रहती है। उसका अनईजीनेस बढ़ता जाता है और आखिर में वो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट के साथ मैसेज भेजती है। ये सब क्या है? तुम कोई बच्चे नहीं हो, ऐसा चाइल्डिश प्रैंक क्यों कर रहे हो? फिर वो लिखती है, लैंडिंग के बाद रिप्लाई करना, मैं और निमथान दोनों तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। थोड़ी देर रुककर वो फिर लिखती है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम बैठकर बात कर सकते हैं। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, तुम एक फादर हो, बच्ची नहीं। लेकिन उसकी सारे मैसेजेस बिना जवाब के रह जाते हैं, जिस पर वो थक कर चेयर पर बैठ जाती है और अपना सिर पकड़ लेती है। सु नियमथन अभी तक एक तरफ चुपचाप ब्लॉक से खेल रहा होता है। तभी वो अपना छोटा सा चेहरा उठाता है और मासूमियत से पूछता है, माँ, क्या ये गिफ्ट पापा का मतलब है कि वो आपसे डिवोर्स लेना चाहते हैं? ये सुनकर तो थन ह्यूएन के सीने में जैसे कुछ अटक जाता है। ना सही से सांस ले पाती है, ना निकल पाती है। जिस पर उसके दोस्तों की बातें बार बार उसके कानों में गूंजने लगती हैं। काफी देर बाद वो मुश्किल से बोलती है, कोयेंटू, क्या तुम सच में मुझसे पूरी तरह डिसअपॉइंट हो गए? इसी बीच इंतजार का समय और भी भारी लगने लगता है। थन ह्यूएन बार बार घड़ी देखती है, बार बार मैसेज भेजती है, लेकिन एक भी रिप्लाई नहीं आता। जिस पर उसके दिल में एक अजीब सी हर्ट फीलिंग उठने लगती है। वो सोचती है, सब कुछ तो ठीक चल रहा था, इतने सालों से हम साथ थे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने डिवोर्स ले लिया और बिना कुछ बोले चला भी गया? तभी अचानक फोन बजता है, जिसे सुनकर वो बिना देखे तुरंत उठा लेती है और बोल पड़ती है, कोयेंटू, क्या अब तुम्हें कॉल करने का टाइम मिला? मैंने इतनी मैसेज भेजी, रिप्लाई क्यों नहीं किया? लेकिन दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद आवाज आती है, तो मैडम, मैं असिस्टेंट बोल रहा हूं। ये सुनते ही वो फोन की तरफ देखती है और जो थोड़ी एनर्जी वापस आई थी वो भी खत्म हो जाती है। जिस पर वो माथा दबाते हुए धीमी आवाज में बोलती है, सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी रिएक्ट कर गई, कोई खबर मिली? जिस पर असिस्टेंट हिचकिचाता है और बोलता है, जी हमने पता लगाया है, कहते आज सर ने विदेश की फ्लाइट ली है, लेकिन लैंडिंग के बाद की इन्फो। उसकी आवाज धीरे धीरे कम हो जाती है। ये सुनकर जिंगशन का चेहरा काला पड़ जाता है और काफी देर बाद वो भारी आवाज में पूछती है, उस डिवोर्स सर्टिफिकेट का क्या हुआ? जांच हुई? जिस पर असिस्टेंट जवाब देता है, तो जी अग्रीमेंट खुद सर ने साइन किया है, वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट ने चेक किया है, सब सही है। ये सुनते ही उसका दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ता है। क्या मतलब सब सही है? असिस्टेंट जल्दी से समझाता, सर ने आपकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं ली, जॉइंट एसेट्स भी उन्होंने अपने हिस्से से सब चेनयी के नाम कर दिए और इसे चाइल्ड सपोर्ट बताया है, उन्होंने कस्टडी भी नहीं मांगी। ये सुनकर असिस्टेंट खुद भी घबरा जाता है, क्योंकि उसने कभी इतना क्लीन डिवोर्स नहीं देखा था, जहां कोई कुछ भी ना ले, बस चुपचाप चला जाए। उधर तोथिन ह्यूएन फोन काट देती है, हाथ में फोन पकड़े काफी देर तक बैठी रहती है, समझ नहीं पाती कि जो शादी इतनी स्टेबल लग रही थी वो अचानक टूट कैसे गई। जिस पर वो धीरे से खुद से पूछती है, कोई तुम्हें आखिर किस बात की डिससैटिस्फैक्शन थी? तभी स्टडी रूम का दरवाजा थोड़ा खुलता है और चेनयी अंदर आता है। उसके पैरों से लिपटकर एक्साइटेड होकर बोलता है, माँ, मैंने अंकल होंग ताओ से पूछा, डिवोर्स का मतलब है मुझे नया पापा मिलेगा, तो आप जल्दी अंकल होंग ताओ से शादी कर लो, मैं उन्हें नया फादर बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर तोथिन ह्यूएन को ये बात बहुत चुभती है और पहली बार वो गुस्से में बोलती है, तुम्हें क्या पता, आगे से ऐसी बात मत कहना, तुम्हारा सिर्फ एक ही फादर है, कोई नया नहीं। जिस पर बच्चा डर जाता है और रोते हुए बोलता है, मुझे नया फादर चाहिए, मुझे वो पुराने वाले नहीं चाहिए, वो तो बस नैनी जैसे हैं।
ये सुनकर तो थान हेवन का गुस्सा और बढ़ जाता है। ये सब किसने सिखाया तुम्हें? उसे समझ आता है कि एक 3 साल का बच्चा खुद ये सब नहीं बोल सकता। जरूर किसी ने उसके दिमाग में ये बातें डाली हैं, लेकिन कौन? इम्थान गुस्से में भाग जाता है। मुझे माँ पसंद नहीं, अगर नया फादर नहीं दोगी तो मैं घर नहीं आऊंगा। जिंगशन हेवन उसे रोकने ही वाली होती है, तभी फोन बजता है और इस बार होंग ताओ कानियन का कॉल होता है, जिस पर वो 1 सेकंड रुकती है और बेटे को छोड़कर कॉल उठा लेती है। फोन उठाते ही होंग ताओ कानियन की आवाज आती है। थानोयन, मैंने सुना तुम और कोयनो डिवोर्स ले रहे हो, क्या ये सच है या बच्चे की बात है? जिस पर वो थक कर बोलती है, ये गलत फहमी है, मैं डिवोर्स नहीं लूंगी, कुछ और काम है। जिस पर वो बोलता है, आज हम निमथान को अम्यूजमेंट पार्क ले जाने वाले थे फायरवर्क्स देखने, तुम लोग गायब हो गए तो पूछा। जिस पर वो कहती है, सॉरी मैं भूल गई, अगली बार चलेंगे। फोन रखने के बाद उसे पता चलता है कि चेन ये गायब हो चुका है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि घर में इतने सर्वेंट्स हैं कि उसे लगता है बच्चा सेफ ही होगा। लेकिन कुछ ही देर में पता चलता है कि बच्चा सच में गायब हो गया है। सीसीटीवी में सिर्फ इतना दिखता है कि वो अकेला बाहर चला गया। ये देखकर जिंगशन पूरी सिटी में उसे ढूंढने लगती है, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चलता। जिस पर वो बार बार